प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वह सपना जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय देखा था। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की स्थापना की बात संविधान में शामिल की गई थी। वो समान नागरिक संहिता जो वक्त गुजरने के साथ जब भारतीय जनता पार्टी नाम का संगठन अस्तित्व में आया तो उसने 1989 के अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को भी शामिल किया। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो बात करती थी वो केवल धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति की बात करती थी। पर 1989 वो दौर था लोकसभा चुनाव के समय पे जब भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 की समाप्ति के साथ साथ राम मंदिर का भव्य निर्माण अयोध्या में और साथ ही देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात को शामिल किया। तब से यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी का जब दौर आया तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार को इस आधार पर ही कटघरे में खड़ा किया गया कि यह अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं। जो सपना इन्होंने देश को दिखाया था, सत्ता में आने के बाद उस सपने को भूल जाते हैं। ना धारा 370 समाप्त करते हैं, ना राम मंदिर का निर्माण की तारीख बताते हैं और ना ही समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कोई कदम आगे बढ़ाते हैं। पर जब 2014 में पहली बार भारत की आजादी के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और स्वयं के दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, तब से उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के तहत 2019 के चुनाव के बाद जहां एक और धारा 370 के तमाम प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ राम मंदिर के भव्य निर्माण का काम भी अयोध्या में जोर शोर से शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि जनवरी 2024 में वह राम मंदिर प्रारंभिक रूप से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पर इसके बावजूद भी एक विषय तो रह ही गया ना, समान नागरिक संहिता। वो समान नागरिक संहिता अब सुर्खियों में इसलिए है कि 22वें विधि आयोग के द्वारा विधिवत रूप से पत्र जारी किया गया है और उससे आम जनता से सुझाव मांगे गए कि अगले 30 दिन में आप समान नागरिक संहिता के संदर्भ में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। खास बात यह है कि जो ये पत्र जारी किया गया उसमें 21वें विधि आयोग का भी हवाला दिया गया और 21वें विधि आयोग के हवाले से यह बताया गया है कि 2016 में भी रायशुमारी की गई थी और 2016 से 2018 की रायशुमारी के बाद इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि अभी समान नागरिक संहिता लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। पर 3 साल बाद अब एक बार फिर लग रहा है कि नहीं, समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी लग रहा है, इसे समझेंगे। समान नागरिक संहिता के होने से देश में क्या कुछ बदल जाएगा, इसे समझने की जरूरत है। और साथ ही समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो किया के सिद्धांत के तहत अब जब धारा 370 की समाप्ति राम मंदिर के निर्माण के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर भी कदम बढ़ा ली है तो विपक्ष करेगा क्या, महत्वपूर्ण सवाल है। तो देश के संदर्भ में, दल के संदर्भ में और 2024 के संदर्भ में, तीनों संदर्भों में आज बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विमर्श पर आगे बढ़ें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है, जो इसी समान नागरिक संहिता के संदर्भ में उनके ख्यालात को व्यक्त करता है। उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म या मजहब को या विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण करने से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहां सुधार कर सके। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो ये बात कही गई थी वो बात आज भी अमल होने के इंतजार में है। इस देश में तमाम कानून हैं जो अलग अलग धर्मों के अनुसार हैं। हिंदू विवाह अधिनियम और इसके अलावा 3 अन्य कानून जिसके तहत न केवल हिंदू धर्म के बल्कि सिखों के संदर्भ में, बौद्धों के संदर्भ में और जैन मतावलंबियों के संदर्भ में फैसले होते हैं। इसके तहत 1937 का शरीयत के आधार पर मुसलमानों के संदर्भ में कानून है, ईसाइयों के संदर्भ में अलग कानून है और साथ ही साथ पादरियों के संदर्भ में अलग कानून के माध्यम से प्रावधान है। एक ऐसा देश जहां पर यह व्यक्त किया गया है कि सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा, उस देश में अलग अलग कानून के आधार पर फैसले हैं। और सबसे ज्यादा ऐतराज तो लोग इस बात पर करते हैं कि बताओ क्या कमाल का देश है जहां पर एक धर्म को मानने वालों को 4 शादियों की इजाजत है, दूसरे धर्म मानने वालों को इसकी इजाजत नहीं है।
तो ऐसे विरोधाभासों के बीच में क्या समान नागरिक संहिता को लागू करने का समय आ गया है? आजादी का अमृतकाल चल रहा है, ऐसा देश की सरकार बता रही है। तो क्या अमृतकाल के दौर में अब समान नागरिक संहिता को व्यवहार रूप से लागू नहीं कर दिया जाना चाहिए? इस सवाल पर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस सवाल को उत्तर देने के लिए 5 खास मेहमान आज जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त जस्टिस सीबी पांडे साहब हैं, जो कानूनी वेत्ता के तौर पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए मौजूद हैं। और इन सबके बीच में हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, प्रखर पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी हैं, बहुत तेज तर्रार तरीके से अपनी बात रखते हैं। इन सबके बीच में हम मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जमीर अहमद खान साहब को भी जोड़ेंगे, जो अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव। कुछ देर में वो हमारे साथ होंगे। पर चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर अजय उपाध्याय से करते हैं। क्या अजय जी, आप लाख रोकने की कोशिश करो भाजपा को, भाजपा आगे बढ़ती ही जाती है। धारा 370 आग लग जाएगी बोलने वाले लोग देखते रह गए, धारा 370 के प्रावधान समाप्त हो गए। राम मंदिर हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पर तारीख तो छोड़िए, अब तो शिखर तक दिखने लगा है, लोग ऐसा बता रहे हैं अयोध्या से। और अब समान नागरिक संहिता, कहां जाएंगे अजय उपाध्याय जी? आप जो काम आप 55 साल के शासनकाल में नहीं कर पाए, भाजपा 2024 में उस काम को लेकर जाने की तैयारी कर रही है, ऐसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? और डॉक्टर साहब, तीनों मुद्दों पर ठीक है कि ये तीनों मुद्दे भाजपा के कोर में रहे, लगातार मैनिफेस्टो में रहे, और रामलला के नाम पे तो वोट लला का काम इसने किया और लगातार सत्ता में भी बनाए रखने का अपने को प्रयास किया। अभी भी जिस तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद यदि 1 साल और 1.5 साल में बन सकती है, तो रामलला को 3 साल क्यों लग गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद? सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण एक बना, ट्रस्ट बना, जो भी है, ट्रस्ट में कितने घोटाले हुए, और 3 साल तक चूंकि चुनाव आने वाला है तो चुनाव से पहले इसका चुनावी लाभ लेना है, और इसलिए उसके टाइम को भी बढ़ा दिया गया। रामलला को फिर उस वहीं पे रहने दिया गया कोर्ट के आदेश के बावजूद, और सभी धर्म जब इसको मानने को, स्वीकारने को तैयार हो गए तो भी। जहां तक बात आपने कही है 370 का, सबको पता है कि 370 कैसे धीरे धीरे स्वतः वो खत्म होने के कगार पे था, और 370 का डंका जो लोगों ने पीटा, आज वहां पे क्या हाल है कि वहां पे सरकार जो है अभी तक कोई चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, जो चुनाव सहज प्रक्रिया में होती थी। जिस तरह से वहां हिंदू धर्म के लोग या बाहर के जो लोग थे, उनको टारगेटेड किलिंग उनकी हुई है लगातार, और लगातार घुसपैठिया जो परिस्थिति हो बढ़ी है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो चुनौती बढ़ी है, वो 370 यदि हट गया और ये सब चीजें बंद हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब कि बंद नहीं हुई और परिस्थितियां वही है। तीसरी बात, समान कानून संहिता की बात जो आज चर्चा का केंद्र है, यूसीसी को लेकर के मुद्दा बड़ा क्लियर है। 2014, 16, 18 में 21वीं विधि आयोग जो है इसको अस्वीकारा था, तो अस्वीकारने के कुछ कारण भी उसने बताए थे। यहाँ सभी विद्वान पंडित लोग हैं, सब आपके पैनल में बैठे हुए लोग, चाहे न्यायमूर्ति साहब हैं, बाकी लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाजपा के साथी को भी मैं बहुत विद्वान मानता हूं, वो भी विद्वत हैं। उन्हें भी इसको क्लियर करना होगा कि आखिर 21वीं विधि आयोग ने आखिर किन कारणों से कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, या अभी विधि आयोग ने दिया है तो वो भी अपना कारण बताएगा। अभी तो लोगों से राय मशविरा ही लिया जा रहा है। उपाध्याय, बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल से आप संबंध रखते हैं, और उस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में इस देश में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। कुछ लोगों ने विरोध कर दिया, नेहरू जी को पीछे हटना पड़ा। अब नेहरू जी के सपने को साकार करने की दिशा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार आगे बढ़ रही है। नेहरू जी के सपने को साकार करने की दिशा में कांग्रेस मददगार बनेगी या खिलाफत में रहेगी, थोड़ा इसके विषय में तो बताइए ना, क्या कहते हैं आप? जो सपना नेहरू जी ने 1930 में देश के संदर्भ में महसूस किया था, उस सपने के साथ खड़े होने के लिए आप इसलिए तैयार नहीं है कि 21वें विधि आयोग ने भाई उसे जरूरी नहीं बताया था? क्या कहते हैं अजय उपाध्याय जी? डॉक्टर साहब, नेहरू जी के सपने को तो वाकई भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार प्रयास करती है कि उसको पूरा किया जाए। हर वक्त नेहरू जी को याद किए बिना तो कोई काम ही नहीं शुरू करती है। आपने देखा है सुबह से शाम, रात से 3 नेहरू जी का कितना गुणगान किया है।
और नेहरू जी को याद करके ही आज ये देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के शब्दों में, या 70 साल में कुछ नहीं भी हुआ था तो वो भी नेहरू जी के कारण है। भाजपा को अपनी यदि किसी चीज को बचानी होती है, नाकामियों को, तो नेहरू जी ही उसको याद आते हैं। नेहरू जी सबसे बड़े फैक्टर हैं भाजपा के विकास के लिए। अच्छी बात है, और नेहरू जी का गुणगान इसी तरह ये करते रहे। नेहरू जी भूत भी थे, वर्तमान भी थे और भविष्य भी रहेंगे उनके विचार। और वो भारत के, आधुनिक भारत के निर्माता थे। उस समय जब भारत में कुछ नहीं था, उस देश के रीढ़ की हड्डी के इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डेवलप किया, उसके कारण आज यहाँ है। नेहरू जी यदि पीछे हटे तो ये उनकी लोकतांत्रिक सोच थी। इस देश की जो बहुलतावादी संस्कृति है, बहुलतावादी धार्मिक यहाँ की जो विशेषता है, विविधता में एकता का, कहीं ना कहीं उस भाव को उन्होंने स्वीकारा। और वो एक ट्रू सेंस में डेमोक्रेट थे। जब उन्हें लगा कि कोई बात हम आगे नहीं बढ़ सकते जिसके लॉजिकल तार्किक कारण है, वो सिर्फ सियासत के लिए काम नहीं, सच्चाई में देश और समाज के लिए जो हो सकता है उस पर उनको उस समय लगा होगा, तभी वो पीछे हटे। यदि उसी को ये आगे बढ़ा रही है तो इसको बढ़ाना चाहिए। आज के परिस्थितियों में 21वीं विधि आयोग और 22वीं विधि आयोग ने जो निर्णय दिया देगा फ्यूचर में, उस पर सबको आगे बढ़ना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप मानते हैं कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए? क्या कांग्रेस का इस संदर्भ में कोई फैसला है, कोई नजरिया है, या कांग्रेस अनिर्णय की शिकार है ऐसे अहम मसले पर? थोड़ा स्पष्ट है ना, कहां खड़ी है कांग्रेस? नहीं, कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं है। हम स्पष्टता के साथ, हमारी क्लियरिटी है इस पर। इसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, एक सार्वजनिक चर्चा होना चाहिए। चुनाव के वक्त चुनावी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा चुनावी चर्चा का नहीं और चुनावी लाभ हानि का नहीं है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, सीधे शब्दों में बताइए, सीधा सवाल है, क्या इस देश में अलग अलग धर्मों के मतावलंबियों के संदर्भ में अलग अलग कानून होने चाहिए? क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय या उनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानती है कि हिंदुओं को एक शादी के संदर्भ में और मुसलमानों को 4 शादी के संदर्भ में अधिकार रहने दिया जाना चाहिए? तो इसके संदर्भ में स्पष्ट बताएं, ये चर्चा होनी चाहिए, ये सब नहीं। आप क्या मानते हैं, समय आ गया कि समान नागरिक संहिता सपना नहीं हकीकत बने, ये आपका मानना है? नहीं, अभी इंतजार होना चाहिए। सीधा सवाल इतना है। मामले में डॉक्टर साहब, फौजदारी के मामले में एक ही है ना कानून, लेकिन आप देख रहे हैं ना, टेनी के बेटा कुचल दे सरेआम, उस पर वो कानून नहीं लागू होगा। ये ब्रिजभूषण सिंह यदि इस तरह की लगातार जो हमारी जो पहलवान वीरांगनाएं जो सड़कों पर हैं और अपने असमत की लड़ाई लड़ रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। आज ही किस तरह से अचानक है जो दिल्ली पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी, फाइनली रिपोर्ट दे दी। किसी पर ऐसा हुआ है आज तक इस देश में? तो एक कानून के अंदर, जो फौजदारी का एक कानून है, वहां तो ये सरकार उस कानून को मानने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये समान नागरिक संहिता है? कोई फौजदारी का संहिता होने के बाद जिस तरह से किसानों पर बर्बरता, जिस तरह से पहलवानों पर बर्बरता, जिस तरह से आम आदमी पर बर्बरता, जिस तरह यदि आप उनके विरोध में बोल दें तो आप पर ईडी सीबीआई चली जाती है। कानून तो समान है लेकिन व्यवहार समान कुल मिला के डॉक्टर अजय उपाध्याय अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमने पूछा कि सुबह में सूरज उगा है कि नहीं है, तो बोले कल शाम को तारे नहीं दिखे थे, कल चांद भी शायद नहीं निकला था। तो अजय उपाध्याय हमारे सवाल को टाल दे रहे हैं। आपकी मर्जी है अजय उपाध्याय जी, दर्शक तो देख रहे हैं कि कांग्रेस किस कदर असमंजस की शिकार इस विषय पर है। मैं दोबारा आऊंगा, शायद तब तक आपका संशय खत्म हो जाए और आप किसी नतीजे पर पहुंच पाए और आपकी पार्टी भी पहुंच पाए। लेकिन मेरे साथ में हैं शरद त्रिवेदी जी। क्या शरद जी, तो अब की बार 24 का हथियार समान नागरिक संहिता, आपकी सरकार के रहते 3 साल पहले जिस समान नागरिक संहिता को गैर जरूरी बता दिया गया, 3 साल में क्या बदल गया जिसके तहत एक बार फिर आपने समान नागरिक संहिता को निकाला है और लोगों के बीच में डाल दिया है? किस लिए? 2024 में जनादेश समान नागरिक संहिता अगर लागू करना है तो हमें वोट दिया जाए इसके लिए? नहीं, देखिए 2014 में ऐसी कोई बात नहीं थी, चुनाव जीतने वाले थे तब भी ये मुद्दा उठा। 2000 और उत्तर प्रदेश में दो चुनाव थे, उसमें भी ये मुद्दा उठा था
और ये जैसे आपने बताया कि पंडित नेहरू ने भी इस बात को उठाया था 1930 में, और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसको चाहते थे, लेकिन उस समय क्योंकि बहस का समय कम था, संविधान की देश को जरूरत थी और देश आजाद हो चुका था, तो हमें न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और जो उसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसकी ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने इसीलिए कहा कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी में कर दे ताकि निकट भविष्य में इस पे फैसला लिया जाए। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे टिप्पणी करी है, चाहे शाबानो केस में, मैं आपको जजमेंट पढ़ के सुना देता हूं, मेरे पास 2 लाइन का जजमेंट है, उसमें जो की है वो है कि कल में Shabano case, uniform civil code will help the cause of national integration by removing desperate loyalties to the law which have conflicting ideologies. और दूसरा सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि where 80% of the population has been brought under codified personal laws, there is no justification whatsoever in keeping in abeyance the introduction of uniform civil code. तो ये हमने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये संविधान ने भी कहा, और इस चीज को राजनीतिक कारणों से इतने दिन इसको घसीटा गया था। हम पहले भी ये चाहते थे, हमारी पार्टी का पहले भी यही मत था कि साहब एक आधुनिक भारत में हम 5 तरह के कानून नहीं रख सकते हैं। और अभी आप देखें कि करीब अभी जज साहब भी बताएंगे आपको कि साहब करीब 2500 जो ऑब्सोलीट लॉज हैं उनको खत्म कर दिया गया है जी। ये जो है जो लॉ कमीशन है उसने इसको खत्म किया है। तो इस तरह के जितने कानून थे उनको खत्म किया जा रहा है, उसी की एक ये प्रक्रिया है। और ये भारत में ही नहीं, जितने इस्लामिक देश है वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बांग्लादेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पाकिस्तान में है, जापान में है, फ्रांस में है, कनाडा में है, और भारत में भी गोवा में है। वहां कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है, ना कोई राग है, ना द्वेष है, ना झगड़ा है, ना कोई दंगा हुआ है, वहां सब लोग इसको मानते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की, और ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट मैंने आपको बताए, संविधान ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, जनता ये चाहती है, अगर हम इस बात को फिर, और ये सिर्फ एक रायशुमारी की जा रही है, अभी इसमें कोई फैसला नहीं लिया गया है। जैसे भी उपाध्याय जी ने कहा कि साहब नेहरू जी की आस्था थी लोकतंत्र में, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को 1930 में इस बात को उठाया था, लेकिन उन्होंने इसको वहीं बात को रोक लिया। तो अब हम भी वो भी चीज जो होगा वो भी न्यायिक प्रक्रिया से होगा, वो भी संवैधानिक। शरद द्विवेदी, आपके ज्ञान से मैं अभिभूत हो गया, इतने सारे संदर्भ आपने बता दिए, संविधान में किस तरीके से था, फिर शाहबानो प्रकरण में कैसे हुआ, फिर अगले केस में कैसे हुआ, किस तरीके की आपकी सोच है। पर आपसे जानना यह है कि यह ज्ञान आपको 2022 और 23 में प्राप्त क्यों हुआ, और आपकी पार्टी को बहुमत के साथ तो आप 2014 में आ गए। 2014 से आने के बाद में जो चीज इतनी जरूरी थी, आपने 10 साल तक उसे लागू क्यों नहीं किया? एक सवाल। दूसरा आपसे जानना है कि मैं दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि अब जब आपकी पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है, जो कुछ भी इस समय आप कर रहे हैं सब कुछ 2024 को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, तो क्या माने 2024 को ही ध्यान में रख के एक बार फिर आप डस्टबिन से समान नागरिक संहिता निकाल कर लाए हैं। डस्टबिन शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि 21वें विधि आयोग ने, जो आप बता रहे हैं बहुत जरूरी है, तब से जरूरी माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, उस विधि आयोग ने, 21वें विधि आयोग ने, आपकी सरकार के द्वारा गठित विधि आयोग ने कह दिया था कोई जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है। 3 साल में जरूरत पूछने के लिए आप फिर आ गए, इसलिए कि चुनाव में कुछ और मुद्दा दिख नहीं रहा, तो लगता है ये मुफीद है, सुविधा रहेगी कि क्या उनको चाहिए या नहीं चाहिए, ये जनता से की जा रही है। जनता की राय जानना चाहते हैं, जनता चाहती है। तो जनता की राय ली तो थी, जनता की राय के आधार पर 2016 से प्रक्रिया हुई, 2018 में जनता की राय को बताते हुए कह दिया कि जरूरत नहीं है। तो इसीलिए तो आपसे जानना है ना, मार्च 2018 में 21वें विधि आयोग ने कह दिया जरूरत नहीं, क्या बदल गया इतना जो आप फिर से निकाल लाए? और उस समय निकाल के लाए जब आप इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। स्वयं देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं 400 दिन बचे हैं, एक एक दिन महत्वपूर्ण है, अगले चुनाव के संदर्भ में सब लग जाएं। विधि आयोग भी लग गया। पिछले जो चुनाव जीते तो वो ना यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जीते थे, ना हमने सीएआरपी पे जीता था। जनता हमको हमारे काम के ऊपर जिता रही है, हमको एक कानून का सहारा लेने की जरूरत नहीं है जीतने के लिए।
ये तो जनता जब जब हम पिछले 9 साल से जब जब हम चुनाव में गए तब तब हमको जीत मिली। आप उत्तर प्रदेश में देख लें कि 2 लोकसभा, 2 विधानसभा, 2 निकाय चुनाव, जब हम चुनाव में जाते हैं हमें विजय मिलती है। इसके लिए हमको किसी कानून का सहारा लेने की जरूरत नहीं, वो भी जिस चीज के लिए आज से करीब करीब 100 साल पहले से ये कहानी चल रही है। ऐसा तो नहीं है। माननीय, आपकी बात पे कैसे भरोसा करें? 2022 से जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं ना, वहां पे भी आप समान नागरिक संहिता का झुंझुना लेके जा रहे हैं। अभी कर्नाटक में भी थे कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे अगर हम सत्ता में आए विधानसभा में। जो काम आप देश में लागू करने का तब से बता रहे थे सपना, आजकल राज्य के चुनाव में आप वादा करते हैं हमें सत्ता में लाओ तो लागू कर देंगे। तो कैसे ना माने कि समान नागरिक संहिता आपका सपना नहीं, अब चुनाव जीतने का हथियार हो गया। जो संकल्प था उसका स्वरूप बदल गया। इस आरोप के संदर्भ में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम जब चुनाव में जाते हैं, जीत के आते हैं, कहीं न के चुनाव को हम इस वजह से जीते कि हम ये कानून लाने वाले थे, न सीए एनआरसी की वजह से जीते। हमने जो काम किया उसके पीछे जनता ने हमको वोट दिया है। आज आदरणीय मोदी जी, जो विश्व में मॉर्निंग कंसल्ट जो संगठन है, उसने कहा है कि साहब 70 पर जो करीब 22 राज्याध्यक्षों के बारे में जो सर्वे किया गया तो उसमें 70% वोट मोदी जी को मिले। तो हमारी पार्टी तो निरंतर काम कर रही है। जो भारत आज 9वीं से 8वीं से जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, ये हमने पिछले 8-9 साल में करके दिखाया। जी, एक बार फिर विचार कीजिएगा अपने दावे से। आपका कहना है कि हमें तो वोट अपने काम के आधार पर मिलते हैं, तो फिर जाके ये घोषणा पत्र लेकर आप क्यों जाते हैं जनता के बीच में और क्यों ये बोलते हैं हमें मौका दीजिए तो हम ये करेंगे, हमें मौका दीजिए तो हम ये भी कर देंगे, हमें मौका दीजिए तो हम ये भी कर देंगे? अगर वाकई अपने किए हुए काम पे भरोसा है तो आप मौका दीजिए हम ये कर देंगे क्यों बोलते हैं? और उसमें समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे, ये आपने उत्तराखंड में भी बोला। समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे, ये आपने गुजरात में भी बोला। समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे, ये आपने अभी कर्नाटक में भी बोला। जो बात 1989 में देश में लागू करने के लिए आपने कही थी, उसको भुलाकर आप राज्य राज्य जाकर चुनावी मोड में भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब चुनाव का समय आया है तो समय पर आप रायशुमारी कर रहे हैं। राय तो आप ले चुके थे, आपने तो कह दिया था कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए, तो रायशुमारी किस बात की? देश ने आपको समर्थन दे दिया, स्पष्ट बहुमत के साथ आपकी सरकार है, लागू करने से क्यों आपका इंकार है? इस सवाल का आप उत्तर दें तो फिर मैं जस्टिस सीबी पांडे साहब के पास चलूं। देखिए, मैंने कहा पहले भी कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कोई कानून हो या ना हो, हम जीत रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में 130 संकल्प लिए थे, 110 पूरे की मैलानिया करें। अगली बार हम चुनाव कहेंगे जो बच्चे हैं उनको पूरा करेंगे और नए संकल्प हैं। तो जिस तरह विकास की गति में भारत और उत्तर प्रदेश और हमारे सारे प्रदेश चल रहे हैं, उससे हमको किसी इस तरह के कानून की कोई जरूरत नहीं है। 3 तलाक हमारा संकल्प था, हमने उसको पूरा किया। 370 हमारा संकल्प था, हमने उसको पूरा किया। ये भी हमारा संकल्प है। हम चाहते हैं कि जनता में इस तरह का जो जैसे कि आप देखें कि एक वर्ग को अगर 15 साल की लड़की अगर शादी करती है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कानूनन सही है। लेकिन अगर अन्य वर्ग के लोग करते हैं तो उनके ऊपर पॉक्सो रेप केसेस लग जाएंगे। यही चीज हम इसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये समस्या है, गंभीर समस्या है। ये खत्म करना चाहते हैं और इसे खत्म करने के लिए रायशुमारी करते हैं। वाकई खत्म करना चाहते हैं या ऐसे मुद्दे के आधार पर भुनाना चाहते हैं? सवाल है। इसका उत्तर लेने के लिए मैं रमेश शर्मा जी के पास जब आऊंगा तब उनसे पूछूंगा, लेकिन अभी तो मैं जस्टिस सीबी पांडे साहब के पास आना चाहता हूं और पांडे साहब आपसे समझना चाहता हूं, जिस मसले पर जनता की राय लेकर 3 साल पहले लॉ कमीशन ने इंकार कर दिया, जरूरत नहीं, उस पर फिर रायशुमारी, थोड़ा आप बताएंगे कि ये जो विधि आयोग है किस दृष्टिकोण से काम करता है? सरकार के इशारे पर काम करता है या स्वविवेक से भी कुछ सोचता समझता और कार्य करता है? देखिए, सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात यह है जी कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जी, इसकी व्यवस्था तो भारत के संविधान में प्रारंभ से ही कर दी गई है जी। तो बशर्ते ही है कि उस समय उन्होंने इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू कैसे किया जाए, ये आने वाले हमारी जनरेशन इसको तय करेगी कि इस फॉर्म में लागू किया जाए जी। लेकिन जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल है, उसको लागू करने की व्यवस्था तो संविधान में कर दी गई है, पहले से की जी। अब बाकी लोगों के लिए जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में
जो तमाम सामाजिक विविधताएं हैं और सामाजिक मान्यताएं हैं या धार्मिक मान्यताएं हैं, उसमें कैसे एक आपस में एक ऐसा मेलजोल बनाया जाए कि सबको, पूरे समाज को खुशी पूर्वक उसको एक्सेप्ट कर ले। बस इतना ही काम करना था जी। अब ये एक्सरसाइज आप, मैं समझता हूं कि देश की आजादी के इतने दिनों बाद जब भी वक्त आया है तो उस पर ये एक्सरसाइज तो हुआ नहीं जी। एक्सरसाइज क्या हुआ कि जब चुनाव आता है तो खास करके, जैसा कि इसमें छिपा नहीं है और ये कोई राजनीतिक बात में नहीं कर रहा हूं, जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो संवैधानिक मुद्दा है उसको अपने पार्टी का भी मुद्दा बना लिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। तो जब इधर मैं देख रहा हूँ 5-7 सालों में कि जब भी चुनाव आता है तो इस मुद्दे को वो किया जाता है। पर संविधान ने पूरे देश में लागू करने की बात कही तो क्या जरूरत थी कि इसको राज्यों के माध्यम से आप लागू करा दें? आप क्या कहते हैं, आप डर है क्या कि हम अगर देश में लागू करेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जब आपने अपने मैनिफेस्टो में बना रखा है, उसको मान के बना रखा है, संवैधानिक चीज को एक्सेप्ट किया है, तो राज्यों में उसको लगा के चुनाव में भाषण देना कि मेरी सरकार आएगी तो ये बिल्कुल, ये जो राज्यों में, हर राज्य में इधर देखिए आप, सभी राज्यों में जाके भारतीय जनता पार्टी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे और एक कमेटी बना दिया। तो अब हर राज्य का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो जो संविधान की मंशा है पूरी भारत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, वो तो आप नकारना हुआ ना एक तरह से। उसमें उस जो भारत पूरे देश में बनाने की बात हो रही है उसको एक तरह से नकारने की कोशिश की जा रही है कि हर राज्यों में अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो फिर वो चूचू का मुरब्बा बन के हो जाएगा कि हर राज्य अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड रखेंगे और फिर देश का इंटीग्रेशन का कोई सवाल ही उठता है। तो इसलिए अब फिर आप चुनाव आया, अब लॉ कमीशन को आप रेफर किया तो लॉ कमीशन को रेफरेंस ही गलत दिया आपने कि लागू किया जाए कि नहीं किया। लागू तो करना ही है, रेफरेंस ये देना चाहिए था कि आप बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस रूप में हम लागू कर सकते हैं, एक ड्राफ्ट बना के भेजिए, पूरे देश में उस ड्राफ्ट को भेजा जाए ताकि उस ड्राफ्ट को पूरे देश के लोग देखें कि सही है कि नहीं, गलत है, क्या लागू होता है, क्या हटाया जाता है। रेफरेंस आपने गलत दिया। उसने कहा कि अभी देश की जनता, लॉ कमीशन ने कि अभी तो तैयार नहीं है देश की जनता के लिए, वो उनका अपना सोच है, उन्होंने कह दिया। 100,000, 2,000, 4,000 लोग राय लेके उन्होंने कह दिया लॉ कमीशन ने कि साहब अभी देश की जनता, पूरे देश की जनता समझ है। क्या उन्होंने 1.5 अरब लोगों से बात किया कि 1.5 अरब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो वो लॉ कमीशन का भी गलत रिपोर्ट था, उसने गलत रिपोर्ट दिया। उसको ड्राफ्ट बनाकर देना चाहिए था, ड्राफ्ट में बना के उन्होंने ये दे दिया कि अभी देश की जनता तैयार नहीं। अब आप फिर राय शुमारी कर रहे हैं, इसे कहिए रेफरेंस में कि आप फिर वही काम कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप फिर केवल ये चुनावी मुद्दा बनाना, केवल चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। जस्टिस सीबी पांडे साहब काफी नाराज हैं, तल्ख शब्दों में अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं कि वस्तुतः जो संविधान में पहले ही फैसला ले लिया गया है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है, तो ये पूछना ही किस बात के लिए कि लागू करना है कि नहीं करना है, क्या लागू करना है, इसको लेकर विचार विमर्श होना चाहिए। तो विचार विमर्श ही गलत दिशा में जा रहा है। पर पांडे साहब, आपसे एक बात जरूर जानना चाहता हूं बतौर न्यायमूर्ति, क्या ये आप प्रकृति और कानून के खिलाफ नहीं मानते कि आजादी के 75 साल बाद हम दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने आगे बढ़ गए हैं, हम कितने प्रोग्रेसिव हैं, कितने प्रगतिवादी हैं, और अपने यहां पर 12 साल 14 साल की बच्चियों के विवाह को कानून के दायरे के अंदर विधि सम्मत ठहराए हुए हैं, क्योंकि भाई हम शरीयत के अनुसार चलने को तैयार हैं। हम एक इस आधुनिक काल में भी 4-4 शादियों को जायज ठहराने का कानून अपने साथ लेकर ढो रहे हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को जो बढ़ चढ़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाधक है ये प्रावधान, और वाकई इन्हें बदला जाना चाहिए? देखिए हिमांशु जी, एक बात देखिए, जब हम बारे में चर्चा करें तो केवल ये नहीं चर्चा करना है हमें कि मुसलमानों में ये गड़बड़ी है, क्रिश्चियन में ये गड़बड़ी है, उनमें ये गड़बड़ी। हमें जब इसकी चर्चा करनी है तो हमें देखना है कि मुस्लिम धर्म में क्या गड़बड़ी है, क्रिश्चियन में क्या गड़बड़ी है, और हिंदू धर्म में क्या गड़बड़ी। हिंदू धर्म में भी बहुत गड़बड़ियां हैं जी। हिंदू धर्म में आप देखेंगे कहीं कैसी ऐसी प्रथाएं हैं जिसको वो चालू करते हैं कि वो एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते, वो बहुत खराब प्रथाएं, उनको भी जाना है, इनको भी खत्म होना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहूंगा कि वो ये समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो जाता है कि इनमें जो गड़बड़ी है मुसलमानों को ठीक करेंगे, हिंदुओं की गड़बड़ी की चर्चा की बात करता क्या? कितने लोगों ने हिंदुओं की गड़बड़ी में क्या क्या, हिंदू धर्म में क्या क्या गड़बड़ी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा उसको खत्म करना, कोई चर्चा नहीं करता है। आप बताइए, आखिर में अगर हम बुराइयों की बात करें तो इसी वो हटा के नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी सीबी पांडे साहब की है। दरअसल समान नागरिक संहिता को लेकर जब भी कोई बहस होती है तो ये आशंका ही अल्पसंख्यक समुदाय से आती है कि समान नागरिक संहिता की आड़ में हिंदू धर्म संबंधी प्रावधान बाकी धर्मों के मानने वालों पर भी लागू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये डर उन्हें खिलाफत में खड़े रहता है।
लेकिन मेरे साथ में जमीर अहमद खान साहब जुड़े हुए हैं। खान साहब, आपसे जानना चाहता हूं, एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर बात चल निकली है, क्या कहते हैं आप? समय आ गया है कि देश को इस पर आगे बढ़ना चाहिए, देश को इस रास्ते पर जाना चाहिए, जो सपना था वो साकार होना चाहिए, या आपको लगता है नहीं नहीं, अलग धर्म अलग कानून, यही व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो कॉमन सिविल कोड की बात अभी हमारे माननीय न्यायमूर्ति जी कह रहे थे, जब जब इलेक्शन आता है तब तब ये बात उठती है। बात यह है कि अगर आपको संजीदा है कॉमन सिविल कोड लाने के लिए, तो हर कम्युनिटी से आपको एक कमेटी बनाना पड़ेगी, उनसे सजेशन मांगिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप जो सिविल लॉ वहां गोवा में है, वहां पे क्रिश्चियंस के लिए अलग है और हिंदूज के लिए अलग है? क्या पूरे मुल्क में उन हिंदुओं के लिए कि जिनकी बीवी के बच्चे चंद साल में पैदा नहीं होते वे दूसरी शादी कर सकते हैं? लेकिन गोवा में यह कानून है कि हिंदू वहां दूसरी शादी कर सकते हैं। लिहाजा इतनी विभिन्नता है। क्या आप ये समझते हैं कि साउथ के अंदर सगे मामा से शादी हो जाती है? क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारे समाज में भी सगे मामा से शादी हो सकती है? आप कबायलियों का दूसरा तरीका है, दूसरा कानून है। आप सिखों में देखिए कि अगर भाई मर जाता है तो सर पे चादर डाल देता है छोटा भाई या बड़ा भाई जो जिंदा होता है, और वो उसकी बीवी हो जाती है। आप किस तरीके से लाएंगे? आपको हर कम्युनिटी से, चाहे वो बौद्ध हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जैनिज हो, और जो कबायली हैं वो हों, उनसे आपको एक कमेटी बनाना पड़ेगी और उनसे सजेशन मांगना पड़ेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई भी उसे कबूल नहीं करेगा। दूसरे ये कि जब हम ये सोचते हैं कि कॉमन सिविल कोड हो जाएगा, मुल्क में एक कानून हो जाएगा, तो हम बड़े मजबूत हो जाएंगे। आप देखिए अमेरिका के अंदर लगभग 50 राज्य हैं, उन 50 राज्यों में हर राज्य का अपना कानून है, तो क्या वो मुल्क कमजोर हो गया? नहीं हुआ। लिहाजा बहुत सारे आप राज्यों का सारा हक छीनने के बाद सेंटर में एक हाथ में एक मुट्ठी में रखना चाहते हैं, ये जो होगा तो इससे मुल्क में इंतशार फैलेगा। और देखिए अभी एक राज्य के अंदर क्या हो रहा है, जरा सारा उनको छेड़ा था आपने और फौज भी काबू नहीं पा रही है। तो हमें समाज में इस तरीके से विभिन्नता पैदा नहीं करना चाहिए। हम इसको लाने के बाद एकता तो कायम नहीं कर सकते, हाँ विभिन्नता ला सकते हैं। लिहाजा हमें सारी कम्युनिटी से सजेशन मांगना चाहिए, उनके समझदार लोगों को बिठाने के बाद। आप बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बुनियादी बात से शुरू करते हैं ना। सबसे पहले आप जैसा बुद्धिजीवी जब कार्यक्रम में है तो इस बात पर अपना मंतव्य दे कि क्या समय आ गया है कि इस देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, इस देश में जो भी रह रहे हैं उन सबके लिए समान कानून होना चाहिए। क्या सिद्धांता आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कमेटी बनाने की बात तो उसके बाद आती है। तो क्या जमीर अहमद खान साहब इस बात की हिमायत करते हैं कि हाँ, इस भारत देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, लोगों के संदर्भ में फैसले उनके धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसान होने के आधार पर ही लिए जाने चाहिए, उनके अधिकार इंसान के आधार पर तय होने चाहिए, ना कि उनके धर्म या मत के आधार पर होने चाहिए? इसके संदर्भ में अपनी राय दीजिए ना जमीर साहब, जरूरत आ गई। बिल्कुल, मैं आपको राय दे रहा हूं। राय है कि हम अगर एक कॉमन सिविल कोड अगर एक ही कानून सबके ऊपर लागू कर देंगे तो उसके ऊपर कभी अमल नहीं हो सकता। दूसरे ये कि आप बताइए 1.6 लोगों के पास इस देश की 70% संपत्ति है, बाकी 30% के पास। तो आप ये समझिए, हम इस पे बात नहीं करते, हम और जो देश के तरक्की की बात है उस पे बात नहीं करते। हम जब इलेक्शन आता है तो कॉमन सिविल कोड 370 या ऐसी बातें कि जो इस समाज के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को और हिंदू कम्युनिटी को विभिन्नता पैदा करने के लिए हम वो लाके खड़ी कर देते हैं। तो ये चीजें जो है, कॉमन सिविल कोड आए कि कौन मना कर रहा है? नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन उसके लिए तरीका सही अपनाना चाहिए। और राज्यों का हक भी नहीं छीना जा सकता जो हमारा संविधान हमें देता है। अगर हम राज्यों का हक छीनेंगे तो फिर बहुत से राज्य जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं रहेंगे। बात यह है। जमीर साहब दो बातों में कहीं उलझ रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं हाँ आना चाहिए समान नागरिक संहिता, लेकिन साथ ही ये बोल रहे हैं कि समान नागरिक संहिता इस देश में संभव ही नहीं है क्योंकि विविधता इतनी है, आप सबके संदर्भ में एक कानून कैसे लागू करते हैं? लेकिन अपनी बात कहते कहते उन्होंने जो एक उदाहरण दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मणिपुर के संदर्भ में हाई कोर्ट ने एक विचार करने भर के लिए
आदेश दिया। मणिपुर सेना से भी नहीं संभल रहा है। ये एक बात बशीर साहब जो कह रहे हैं वो सत्य से परे नहीं है। तो डॉक्टर रमेश शर्मा जी मेरे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानना चाहता हूं। दो किस्म के आरोप आ रहे हैं। एक कि दरअसल देश में कोई समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीर ही नहीं है, सियासी तीर है, सटीक बैठ जाए इसलिए चला दिया गया है। एक ही है। और दूसरा, इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि विविधता से भरा हुआ देश है। कैसी बात कर रहे हो, सबके लिए समान कानून बन भी जाएगा तो लागू नहीं होगा। रवि शर्मा जी, आपका नजरिया? देखिए, मेरा नजरिया यह है कि ये तीन चीज बिल्कुल अलग अलग है जी। राजनीति एकदम अलग है, धर्म एकदम अलग है, और राष्ट्र या देश एकदम अलग है। कई बार हम किसी एक कानून को लेकर के तीनों को गड्ढमड्ढ कर देते हैं। अभी मैं किन्हीं की बात सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मुसलमानों में ये बुराइयां हैं और हिंदुओं में ये बुराइयां हैं। भाई, मुसलमानों की बुराइयों को मुसलमान जाने, हिंदुओं की बुराइयों को हिंदू जाने, लेकिन अगर हम हिंदू और मुसलमान से, भाई हिंदू आदमी कहाँ है, अपने घर में है या मंदिर में है? मुसलमान आदमी कहाँ है, अपने घर में है या मस्जिद में? अगर वो मस्जिद से, वो घर से निकल कर बाहर आया, वो मंदिर, वो घर से निकल करके बाहर आया, तो वो एक देश का एक नागरिक होना ही चाहिए। उस पर एक कानून लागू होना ही चाहिए। एक कानून लागू करने की बात संविधान में सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं उसको एक जलेबी बनाने का प्रयत्न किया। और जलेबी बनाने का क्यों प्रयत्न किया, ये सब अगर इतिहास को आप ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सारा एक नागरिक कानून पर जो चर्चा देश में चल रही है वो 1931 से चल रही है। और 1937 तक कुछ लोगों को जो विशेषाधिकार अंग्रेजों ने दिए थे, अंग्रेजों के जाने के बाद कुछ लोग उन अधिकारों को भारत के संविधान में लागू करना चाहते थे। तो कुल मिलाकर के जब ये तय हो गया था कि भारत अलग बनेगा और पाकिस्तान अलग बनेगा, तो लेकिन 1946 में संविधान सभा एक बनाने की जरूरत क्या थी? उसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो पाकिस्तान बन जाने के बाद फिर छोड़ करके चले भी गए थे, स्थान उसमें रिक्त हो गए थे बहुत सारे। तो कुल मिलाकर के ये जो दबाव आया, उस दबाव के तहत आप मुझे बताइए, नेहरू जी चाहते थे, गांधी जी चाहते थे, सरदार पटेल चाहते थे, राजेंद्र बाबू चाहते थे, अंबेडकर साहब चाहते थे, उसके बाद समान नागरिक संहिता क्यों नहीं आई? उसका कारण यह है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये सरकार केवल 10 से 15% ही चलाते हैं। 80 से 85% जो सरकार चलती है वो उन लोगों से चलती है जो सिस्टम अंग्रेजों का था। और अंग्रेजों का जो सिस्टम था, डिवाइड एंड रूल जो सिस्टम था, उस आधार पर पर्दे के पीछे से जो लोग नियंत्रित करते हैं राजनेताओं को, उनके कारण ये मुद्दा आज तक उलझा हुआ है। मैं समझता हूं, और जब भी समान नागरिक संहिता की बात होती है, इसको हिंदू मुस्लिम की बात होने लगती है। भाई, समान नागरिक संहिता में हिंदू मुस्लिम आता कहां है? भाई, हिंदू अपनी आरती घंटरिया बजाए, आरती उतारे और मंत्रों का पाठ करे, मुसलमान अपना कलमा पढ़े, नमाज पढ़े और इबादत करे, रोजे नमाज जकात जो उनके 6 गुण है उस आधार पर करे। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं हम जब बाहर निकलेंगे तब एक नागरिक आचार संहिता रहना ही चाहिए। भाजपा ने, आपने ये कहा कि भाजपा ने 89 में कहा, मुझे जहां तक स्मरण पड़ रहा है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे 52 वर्ष हो गए पत्रकारिता में, जनसंघ का एक नारा था कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। समान नागरिक आचार संहिता की घोषणा जनसंघ ने भी की थी। तो कुल मिलाकर के, लेकिन जब भी सरकार में आते हैं या तो जो अन्य, मैं बीच में हस्तक्षेप करने जाऊंगा, जो आप बात कह रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन मेरा उल्लेख ये था कि समान नागरिक संहिता के संदर्भ में घोषणा पत्र का हिस्सा जो बना वो 1984-85 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल नहीं किया था। जब 1989 का लोकसभा चुनाव आया, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने समान नागरिक संहिता लागू करने के संकल्प को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। तो ये एक तथ्यात्मक पक्ष है इस मसले के संदर्भ में। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 1989 में जिस समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प लिया गया, वो आज 2024 तक भी सपने के तौर पर देखा जा रहा है। और ये अंदेशा है कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये विषय जिस तरीके से लाया गया है, तो क्या ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? ये विषय देखिए, जो मुझे लग रहा है कि जो 3 चीजों में जिसमें भाजपा कांग्रेस से या अन्य दलों से अलग हो रही थी, वो 3 विषय थे। एक राम मंदिर का था, एक 370 का था और एक समान नागरिक आचार संहिता का था। ये ठीक है कि उन्होंने क्रमशः लागू किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 24 के पहले आए और 24 को अगर ये लोग सरकार में आ गए तो ये उम्मीद है कि समान नागरिक संहिता पर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, चूंकि आपका सब लोगों से संपर्क अच्छा है हिमांशु जी, आप अगर देखेंगे जितनी बात भाजपा वाले कह रहे हैं
उससे ज्यादा इनके अंदरूनी कहीं ना कहीं ये जो चर्चाएं होती हैं, बैठकें होती हैं, और खासतौर से संघ के स्तर पर सामान्य नागरिक आचार संहिता की बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से वो 370 लेकर के आए थे, राम मंदिर लेकर के आए थे, 2024 के आसपास 300 समान नागरिक आचार संहिता पे कुछ ना कुछ फैसला तो होगा अभी। लेकिन इस तरीके से विधि आयोग आया है, ये विधि आयोग मुझे लग रहा है ये तो एक दिखावटी और बिल्कुल जलेबी बनाने जैसी चीजें हैं। आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं, सरकार जो योजनाएं हितग्राहियों की लागू करती है कि हम उज्ज्वला योजना लागू करेंगे, उसमें कितने तो प्रचार की जरूरत पड़ती है, कितने कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, उसके बाद हितग्राही छूट जाते हैं। तो ये इन्होंने एक अखबार में दिया, एक विज्ञापन दिया, इसमें कौन आदमी देगा? वो कागज पर तैयार होंगे इसके, और कागज पर तैयार होकर के 2016 में आ गई थी कि अभी देश में आवश्यकता नहीं है, तो उस तरीके से फिर दोबारा विधि आयोग की आ जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि देश जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो समान नागरिक संहिता पर बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इस पर निर्णय होगा, और इस पर होना भी चाहिए। एक नागरिक आचार संहिता। रमेश शर्मा जी दो बात कह रहे हैं कि अब समान नागरिक संहिता में ज्यादा विलंब होगा नहीं। रमेश शर्मा जी का आकलन ये भी कहता है कि 2024 के चुनाव से पहले भी अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और रमेश शर्मा जी के इस विचार के साथ खड़ा हूं मैं, इसलिए खड़ा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार 2019 के बाद अपने विचारों को व्यवहार में परिणत करने में लगातार कामयाब होती जा रही है। उसने 3 तलाक के संदर्भ में फैसला लेकर दिखाया, उसने धारा 370 के संदर्भ में फैसला लेकर दिखाया, उसने राम मंदिर का शिलान्यास ही नहीं किया बल्कि अब उसका लोकार्पण की भी तैयारी कर ली है। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो कहा सो किया, यह मौका आपने भारतीय जनता पार्टी को कैसे दिया, और अब आपको इससे कितना भय पैदा हुआ, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। अभी भी असमंजस में रहेंगे या एक निर्णय पर रहेंगे? अभी भी पहुंचेंगे इस नतीजे पर कि हाँ, धारा 370 या राम मंदिर के संदर्भ में हम गड्ढे मड्ढे रहे, पर समान नागरिक संहिता के संदर्भ में हम स्पष्ट हैं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सीधे बोलिए ना अजय उपाध्याय जी। डॉक्टर साहब, पहली बात की जो कहा वो भाजपा ने किया जी, क्या वो कहा था कि बेटियों के साथ इतना अत्याचार होगा? जी। क्या उन्होंने कहा था नौजवानों के साथ इतना हाहाकार होगा? क्या उन्होंने कहा था महंगाई इतनी बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम इतने ऊंचे हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कहा था, और वो हुआ, हो रहा है। कहा कुछ और था, हुआ कुछ और। जहां तक बात मुद्दों की बात है, जो कई आपके पैनलिस्ट ने स्पष्ट खोल के रख दिया कि एक होती है कि नीति, नियत और नैतिकता, ये तीनों चीजें जिसमें नहीं होगी वो किसी भी मुद्दे पर अंतिम संकल्प तक नहीं पहुंचेगा यदि उसका अपना स्वार्थ होगा। सिर्फ और सिर्फ भाजपा का स्वार्थ सियासत करना है, उसको न तो कॉमन सिविल कोड से लेना देना है, न रामलला से लेना देना है, और ना 370 के कारण आंतरिक सुरक्षा से लेना देना है। तीनों के बारे में हम चर्चा थोड़ा सा करना चाहेंगे। रामलला के बारे में जो चर्चाएं आपने की, इतना डिले होता गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो ट्रस्ट बना उस ट्रस्ट में इतनी चोरी होती गई। आज जो मंदिर बन के 1 साल में तैयार होना चाहिए था, वो चुनाव के अंतिम 2 महीने पहले बनकर तैयार होगा। यहाँ विशुद्ध सियासत दिखती है या नहीं दिखती, पूरा देश देख रहा है। उसी तरह 370 जब चुनाव का वक्त आता है, जिस तरह की परिस्थिति हुई, तब उसको लागू करने का जरूर प्रयास हुआ। उसके नतीजे जो होने चाहिए वो कभी नहीं हो पाए, क्योंकि नीयत ठीक नहीं थी। उसी तरह आज जो आप डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ सियासत है। समान नागरिक संहिता कानून लागू करना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एक पार्ट के तौर पे इसको संकल्पना और राजधर्म के रूप में इसको अपनाने का कहीं कोई कवायद नहीं है। यदि कवायद है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, आय की असमानता को कम किया जाना चाहिए। इस देश में महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, बाल मजदूरों का ख्याल होना चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। ये कौन सा एक कोई ऐसा चीज बताइए जो इस 9 साल में सुरक्षित रहा हो? इन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं असुरक्षा के भाव बढ़े हैं। चाहे वो लोगों की, अपने मित्रों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई, आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बाल मजदूरों की संख्या बढ़ गई, हत्याएं असंगठित मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले कर रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश में लोग सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। इन्हीं मुद्दों के लिए सरकार आई थी। कॉमन सिविल कोड चूंकि इसको फेवरेट, इनको चुनावी लाभ हानि दृष्टिकोण से ये देख रहे हैं, इसलिए चाहते हैं। मैं कहता हूं लागू होना चाहिए। ये संकल्प लीजिए, 9 साल हो गए आपको। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कम से कम अब इस नतीजे में पहुंच गए। चर्चा का अगर उपलब्धि के संदर्भ में कल कोई बात करेगा
तो डॉक्टर अजय उपाध्याय कुछ नामे थे, पर इस 1 घंटे की चर्चा के 44वें मिनट पर डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं हाँ लागू होना चाहिए। लेकिन अब कटघरे में है सम्माननीय शरद त्रिवेदी जी। सीबी पांडे साहब ने सीधे तौर पर आपकी असलियत को सार्वजनिक किया। क्या है ये, सिवाय सियासी शिगुफे के? जो काम आपको देश के संदर्भ में करना था उसे राज्यों के स्तर पर आप उलझा रहे हैं, और कुल मिलाकर जो सपना देखा गया था उस सपने को भस्मीभूत कर दे रहे हैं आप, क्योंकि हर राज्य अपनी अलग समान नागरिक संहिता, तो फिर बचेगा क्या? ये तो देश के संदर्भ में देश के नागरिकों के लिए होना है ना, राज्य के नागरिकों के लिए थोड़ी होना है। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब देखिए, हम लोगों ने जितने संकल्प लिए थे वो सारे पूरे किए हैं। एक समान नागरिक संहिता जो है संकल्प है जो नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें दिक्कत है कि हमारा जो सेकुलर फ्रंट है वो जो सिर्फ एक ही धर्म जो है सेकुलर है, बाकी धर्म सेकुलर के उसमें दायरे में नहीं आते हैं। तो उनको आप देखें कि हिंदू धर्म में बहुत सी कुरीतियां थी जिनको एक ऑर्डर हुआ और खत्म कर दिया गया। बाल विवाह हमारे यहाँ था, बाल विवाह ऑर्डर आया, खत्म हो गया, कानून बना, बाल विवाह खत्म हो गया। सती सिस्टम था राजस्थान में, जो हम लोग तो बहुत छोटे थे उस समय, शायद राजस्थान में जो आखिरी घटना घटी थी उसके ऊपर जो सरकार, और हमारी सरकार नहीं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उसके खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया कि उसके बाद कभी इस तरह की घटना, सती प्रथा भारत में खत्म हो गई। तो इस तरह की कुरीतियों को खत्म करना हर सरकार का संकल्प है, और हमने जितने संकल्प लिए हैं, चाहे 370 था, एनआरसी था, सीए एनआरसी था, 3 तलाक था, राम मंदिर था। राम मंदिर के लिए कहते थे कि राम मंदिर की हम तारीख नहीं बता रहे, हम तो राम मंदिर खुलने की भी तारीख बता रहे हैं, वहां के एयरपोर्ट किस दिन तैयार होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो दिक्कत ये है सिर्फ इस किस्से में कि साहब ये एक वर्ग विशेष को जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि इनकी राजनीति 2 मुद्दों पे आधारित है। शरद त्रिवेदी, अभी उनकी राजनीति नहीं, आपकी राजनीति का विषय है। आप बताइए ना, जिस समान नागरिक संहिता को इस देश को आजादी दिलाने वाले लोगों ने 1947 में महसूस कर लिया था कि होनी चाहिए, जिस समान नागरिक संहिता के संदर्भ में रमेश शर्मा जी उल्लेख कर रहे हैं जनसंघ के दौर का समय का, कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं होने चाहिए, 2 निशान नहीं होने चाहिए, तो 2 विधान के संदर्भ में उस समय पर महसूस कर लिया। जब आपकी भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई तो 1989 के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू होने का संकल्प आपने शामिल कर लिया। इतना सब कुछ करने के बाद आज आप इस पर रायशुमारी कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। विधि आयोग इस बात का एक पत्र जारी कर रहा है, तो कैसे माने? आप वाकई ईमानदार हैं? अगर आप वाकई ईमानदार थे तो सीबी पांडे साहब कह रहे हैं ड्राफ्ट सामने आना चाहिए था, प्रारूप आने चाहिए थे, प्रावधान सामने आने चाहिए थे, ताकि देश विचार कर पाता कि इसमें से क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए। आप तो जिसे अपना संकल्प बताते थे वो संकल्प लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसकी रायशुमारी पे अटके हुए हैं। 4 साल पहले भी कराए थे, वो कह दिए जरूरत नहीं है, और फिर से आपने जब चुनाव आया तो पूछ रहे हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो माने नहीं कि आपके लिए समान नागरिक संहिता केवल और केवल चुनावी हथियार है। डॉक्टर साहब, ये हमारा अहम मुद्दा है, ये जनसंघ का भी मुद्दा था, जनता पार्टी का मुद्दा है, संघ का भी मुद्दा था। ये हम लोग का संकल्प है, ये देश का संकल्प है। हम पहली प्रक्रिया होती है कि हम जनता से राय ले लें, आप वो चाहते नहीं, क्योंकि विपक्ष कहते हैं कि नहीं सर वो तो चाहते ही नहीं है। आप जबरदस्ती ला रहा है, महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, जैसे अभी हमारे उपाध्याय जी ने बताया, महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध है, तो जैसे कोई नया कानून नहीं आना चाहिए। तो पहले सारे अपराध जाएंगे, जब हर आदमी घूमेगा तभी कोई नया कानून कर सकता है। ये समस्या को खत्म करने के लिए हम जनता से कह रहे हैं, अगर जनता की आवाज आती है कि नहीं हमको चाहिए, तो ये सारी के जो ये सड़क सकते हैं कि नहीं साहब देश टूट जाएगा। पार्टी की वजह से देश का झंडा एक आम नागरिक नहीं फहरा सकता था, जिस पार्टी की वजह से हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है कश्मीर में नहीं फहर सकता था, वो कहेंगे साहब ये देखिए तो साहब देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तलाक में भी यही हुआ था कि हम देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, मुझे ध्यान नहीं है कि 3 तलाक के संदर्भ में आपने देश के लोगों से पूछा था क्यों भाई 3 तलाक का कानून अपने को
हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, इस प्रावधान के संदर्भ में कोई व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसी कोई रायशुमारी आपने की थी? पता नहीं चली। ये धारा 370 के संदर्भ में भी आपने कोई देश में रायशुमारी की थी ना, हमको पता नहीं चला। ये समान नागरिक संहिता के संदर्भ में आपको बड़ा जरूरी लग रहा है। सीबी पांडे साहब इसीलिए आपसे नाराज हैं। मैं वापस सीबी पांडे साहब आपके पास में आता हूं। ये रायशुमारी लेकर विधि आयोग करेगा क्या? और इसके संदर्भ में कोई व्यवस्था नहीं होती कि पांडे साहब कि भाई आपने एक बार रायशुमारी कर ली, रायशुमारी के निष्कर्ष को आपने सार्वजनिक कर दिया, तो कितने समय के बाद अब रायशुमारी होगी? या आपके मन अनुसार रायशुमारी नहीं हुई तो 6 महीने बाद फिर रायशुमारी, जैसे अभी हो रहा है। 21वें विधि आयोग ने की थी, बता दिया देश में जरूरत नहीं है, देश की ऐसी राय है, हम फिर आ गए, फिर से देश की राय जान रहे हैं। जी पांडे साहब। देखिए द्विवेदी जी, जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो कानून है ना इन्फोर्सिबल जी, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव कानून है, इसको समझिए जी। ये सारे देश के जो नागरिक हैं इनको ये समझना चाहिए कि इससे ज्यादा प्रोग्रेसिव कोई चीज हो नहीं सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण है, समझ लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से बेहतर प्रोग्रेसिव सोच आता तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई अभी तक मैंने अनुभव नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कहता था उनके पास प्रोग्रेसिव सोच नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया। बड़ा प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव इस सेंस में है कि आज आप देखिए कि आज हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ट्राइब्स हो, नॉर्थ ईस्ट के हो या कोने में तमाम लड़के लड़कियां हायर एजुकेशन ले रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल, ये आपका सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों का मीडिया का जमाना है, चीजें बहस हो रही है, अपने राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तमाम कानून का सब कुछ जानकारी है, दुनिया की जानकारी है। और उस समय आप उनको आज से 2000 साल पहले, 4000 साल पहले की सीमाओं में बांधेंगे तो क्या हो पाएगा? समाज रह पाएगा? चाहे वो हिंदू का समाज हो या मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो। आज हर लड़की जिसके पास बच्चा पैदा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जिसके बच्चे हैं, चाहे लड़की हो लड़कों, बराबर स्कूल में पढ़ाते हैं, एक ही कॉन्वेंट स्कूल, एक ही बढ़िया स्कूल, जो बेस्ट इमेज उनके पास उनके अफोर्ड कर सकते हैं उस स्कूल पढ़ाते हैं। दोनों को बराबर अपने बेटी और बेटे को अधिकार देते हैं, एक जैसा एजुकेशन। फिर आप उनके प्रॉपर्टी राइट में देने पर जब मौका आएगा तो कहेंगे नहीं, हम तो बेटी को नहीं देंगे, बेटे को केवल देंगे। तो ये क्या कोई एक्सेप्ट कर सकता है क्या? उसी तरह लड़के की शादी अगर जब आएगा, लड़की की शादी होगा तो लड़की की शादी कहेंगे कि हम 12 साल में करेंगे और लड़के की शादी 20 साल में करेंगे, चाहे वो हिंदू लड़की हो मुसलमान लड़की हो, तो मानेंगे। उन्होंने एक जैसे वातावरण में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे सोच रख रहे हैं, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, नए नए साइंस और टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका उपयोग कर रहे हैं, कोई फर्क तो है नहीं। तो उसमें इतना ही प्रोग्रेसिव लॉ इसको है, उस प्रोग्रेसिव ढंग को, दृष्टिकोण को देखते हुए हमको इन्फॉर्म सिविल कोड बनाना है। किसी के धर्म में क्या कहा है 2000 साल पुराने धर्म में, किसी के 4000 साल के परंपराओं में क्या कहा है, या किसी परिवार की परंपरा में क्या कहा, उसको हमको सोचना, दूर दूर तक उसके बारे में बात नहीं करना। अगर आउटराइटली उसको रिजेक्ट करते, हमें अपनी पीढ़ियों को, चाहे पूरे समाज देश की हमारी जितनी पीढ़ियां, उनको आगे हमें कैसे बनाना है उसको ध्यान में रखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है। अगर ये बनाना है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी इतनी बड़ी चीज उनके हाथ में है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि वो राजनीति करते रह जाएंगे। जो उनको एक अवसर मिला है वो भी अवसर हाथ से निकल जाए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है सीबी पांडे साहब। सीबी पांडे साहब का कहना है कि एक प्रगतिशील सोच है समान नागरिक। हिसार जिले के हांसी में स्थित खांडा खेड़ी गांव में बना मित्र स्तंभ वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्र सेन आर्य के आदर्शों का जीवंत स्मारक है। 8 मंजिल में बना एक ऐसा स्मारक जिसकी वास्तुकला बेहद शानदार है। मित्र स्तंभ में बने सभी दलों की पर्सनल बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड, अलग अलग धर्मों के, ये अपनी तरफ से समान नागरिक संहिता के लिए कोई प्रारूप प्रस्तुत क्यों नहीं करते? क्यों इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि इस देश के तमाम नागरिकों के लिए एक समान कानून हो जिसमें सभी धर्मों के बेहतर प्रावधान, बेहतर परंपराएं हिस्सा बने, जिससे मानवीय जीवन बेहतर हो सके? इस दिशा में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, पहले सरकार एक ड्राफ्ट बनाए कि हम इस दिशा में जाना चाहते हैं और इस तरीके से हम कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं। फिर कमेटियां, मैंने बताया, मुख्तलिफ कम्युनिटीज से कमेटी बनाने के बाद लोगों को बिठा लें, फिर विचार करें कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या सबके लिए काबिल कबूल होगा, कॉमन सिविल कोड आ जाएगा।
उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमारी नियत और नीति दोनों साफ होना चाहिए। लेकिन जब खाली चुनावी मुद्दा ही बनाना है तो फिर कॉमन सिविल कोड तो आना नहीं है। ये तो सिर्फ जमील साहब की टिप्पणी है, वो तो साफ होना जरूरी है। तो अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी निशाने पर है। रमेश शर्मा जी, आपको नहीं लगता है अब रायशुमारी का नहीं बल्कि प्रारूप प्रस्तुत करने का समय है? भारतीय जनता पार्टी एक विचारवान संगठन है, संघ जैसी विचार शक्ति इस राजनीतिक दल के पीछे है। ऐसे सवालों का उत्तर तो प्रारूप प्रस्तुत करके ही हो सकता है। क्या कहते हैं आप? रायशुमारी नहीं? इस बात से सहमत हूं कि इसमें रायशुमारी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संविधान में सैद्धांतिक रूप से जब इस बात का वर्णन कर दिया गया है, और संविधान भी कोई उन्होंने उठा करके हवा में नहीं बनाया, संविधान में भी बाकायदा विशेषज्ञों की राय ली गई है। और संविधान सभा में आप अगर देखेंगे तो उसमें हर राज्य का प्रतिनिधि था, हर राजनीतिक दल का प्रतिनिधि था, सरकार का प्रतिनिधि था, वर्गों के प्रतिनिधि थे। तो वो सारी इतनी लंबी चौड़ी 300-400 लोगों की, 500 लोगों की संविधान सभा थी, तो उन्होंने सब लोगों से विचार करके उसमें वहां पहुंचे थे। तो ये संविधान का सैद्धांतिक सिद्धांत है, इस पर किसी रायशुमारी की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के एक लाइन का प्रस्ताव संसद में आना है कि हमने ये लागू कर दिया। अच्छा, आधे कानून तो चूंकि क्रिमिनल लॉ को अगर आप देखेंगे तो क्रिमिनल लॉ तो समान रूप से लागू है, केवल सिविल लॉ में जो भेद आ रहा है, तो सिविल लॉ में भी जो भेद निचले स्तर पर आ रहा है, तो वो जो है उस पर कहीं ना कहीं उस पर विचार होना चाहिए। इसके अलावा असमानता की जो चीजें हैं, नागरिक और नागरिक के बीच में जो भेद की चीजें हैं, उन भेद के बीच की चीजों के समाप्त होकर के निश्चित रूप से अभी जो न्यायमूर्ति कह रहे थे, ये बहुत प्रगतिशीलता की बात होगी। पूरे के पूरे देश के लोग जिसको अपने समाज में, अपने घर में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में पुरानी परंपराओं का पालन करना है तो वो खूब प्रेम से करें, उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। घर की सीमा से बाहर आ रहे हैं और अगर राष्ट्र की सीमा में शामिल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां तो एक कानून, एक नियम होना ही चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर हम इस बातचीत को अगर नतीजे पर पहुंचाने की बात करें आज के कार्यक्रम की चर्चा के बाद, तो सीधे तौर पर नतीजा इस रूप में निकल कर आया है कि समान नागरिक संहिता अब वक्त की जरूरत है, देश की जरूरत है। वो जरूरत है जिसको 75 साल पहले संविधान निर्माताओं ने भी महसूस किया था। तो विधि आयोग रायशुमारी इस बात पर कि लागू की जाए या न की जाए, इस पर मेहनत न करे। सरकार या विधि आयोग मेहनत करे तो उस प्रारूप को बनाने के संदर्भ में करे कि नए समय की जरूरतों को पूरा करने वाला एक संहिता लोगों के बीच में प्रस्तुत हो पाए, ताकि देश उसके संदर्भ में फैसला ले पाए। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी रमेश शर्मा जी की। इसी देश में जब क्रिमिनल लॉ सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो सकता है, तो सिविल लॉ के संदर्भ में विविधता का हवाला क्यों दिया जा रहा है? कुल मिलाकर एक देश एक कानून अब वक्त की जरूरत है। ये जरूरत पूरी होनी चाहिए। ये चुनावी हथियार नहीं बल्कि देश की ताकत बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में देश आगे बढ़ेगा, और जब भी आगे बढ़ेगा हम विमर्श के लिए एक बार फिर इकट्ठा होंगे। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि बनाना है हमें अब अपने हाथों अपनी किस्मत को, बनाना है हमें अब अपने हाथों अपनी किस्मत को, हमें अपने वतन का आप बेड़ा पार करना है। जाफर मलिहाबादी ने जो बात कही थी उसे साकार करने का समय आ गया है। समान नागरिक संहिता किसी एक दल विशेष का सपना नहीं बल्कि देश के लिए हकीकत बने, इस कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।